हेलो स्टेट एंट्री 4 के कैंडिडेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि क्लास 9 का पोर्शन है। और उससे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि किस प्रकार से जो बीटीबीसी का किताब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन में। तो ये ट्री 3 का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का, जिसमें कहा है कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अभी हम चैप्टर में दिखाएंगे ये क्वेश्चन सब किस प्रकार से पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। ये दोनों एक ही चैप्टर से है, जो कि चैप्टर 1 है, क्लास 9 का चैप्टर 1। वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई। तो ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ये थर्ड क्वेश्चन, एक ही साल में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर अगेन आप एज 6 देख रहे हैं, जो हिस्ट्री का 6th क्वेश्चन है कि ग्रेट डिप्रेशन का काल था। तो हम लोग आंसर पर अभी जोर नहीं देंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन का भी क्वेश्चन यहाँ आ गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, मतलब फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपके फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, जो कि क्लास 9 का ही चैप्टर है। यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी। तो ये क्वेश्चन भी आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का ही पोर्शन है, जो कि आपके बीटीबीसी बुक से पूछा गया है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है यह बीटीबीसी का बुक। आगे आप फिर से देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं। तो ये भी संबंधित है बीटीबीसी के बुक से। फिर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में पूछा है। आगे आप यहाँ पर देखें, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष होती है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है बीटीबीसी। यहाँ पर आप अगेन एक क्वेश्चन को देखेंगे कि 1776 में थॉमस पेन के द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। तो ऑप्शन पे हम अभी नहीं जाएंगे, हम लोग बस देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ये क्वेश्चन अगेन अमेरिकी स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर है। तो आप राजेश जी देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है बीटीबीसी बुक से और एनसीईआरटी से। इसलिए नोट्स पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर सिलेक्शन पाना है तो बीटीबीसी और एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ना होगा। अब हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं। तो ये देखिए, क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, भौगोलिक खोजें। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर पहला लाइन आप देख रहे हैं कि विश्व इतिहास की युगांतरीय घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ये देख रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाला देश स्पेन एवं पुर्तगाल है। देखिए, यही ऑप्शन था जो वहाँ पर पूछा जा रहा था। इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए, आगे आकर नए देश जुड़ते गए, जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी की इस दिशा में अधिक सफलता मिली। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि डायरेक्ट बीटीबीसी के बुक के लाइनों से क्वेश्चन बनाया गया है। तो अगर आप स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और ट्री 4 में सफलता का झंडा गाड़ना चाहते हैं तो आपको बीटीबीसी एनसीईआरटी पे ही अडिग रहना होगा। इसके बाद ही आप साइड बुक पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन इसको पहले कवर करिए अच्छे से। अगेन हम लोग अमेरिकी क्रांति में देखेंगे। तो देखिए, अगेन हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, बोस्टन चाय पार्टी से संबंधित 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्राप्त हो गया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, जो कि बोस्टन टी पार्टी का क्वेश्चन है। आगे हम लोग पैम्पलेट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ से पूछा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि हमको बीटीबीसी और एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि इकाई 2 है, बीटीबीसी बुक का है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन एराइज हुआ है और साथ ही साथ अच्छे से इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें
यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्ग की खोज भी शामिल है। तो याद रखिएगा, समुद्री मार्गों का खोज कब होता है, तो 15वीं शताब्दी के दौरान चलने वाला घटना है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो व्यापारिक मार्गों को विकसित करना तथा यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। मतलब यहाँ पर कारण फिर बता रहा है कि ये समुद्री मार्गों के खोज का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य व्यापारिक मार्गों को विकसित करना है, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार एवं वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। ये सारे उद्देश्य हैं समुद्री मार्ग के खोज का। कह रहा है यहाँ पर ये डेट इंपॉर्टेंट है कि इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज करता है, तो ये याद रखना है डेट। कह रहा है अमेरिगो वेस्पूची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसी अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कोलंबस तो खोजता है लेकिन डिटेल नॉलेज उसके पास नहीं होता है। वो समझता है कि इंडिया का ही पार्ट है, इसलिए रेड इंडियन से संबोधित करता है यहाँ के नेटिव जो भी रहने वाले लोग हैं। लेकिन आगे चल के अमेरिगो वेस्पूची ने इसका डिटेल जानकारी दिया कि ये एक सेपरेट उपमहाद्वीप है और इसी अमेरिगो के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ जाता है। कह रहा है धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। अब कौन कौन देश रहा होगा, तो ब्रिटेन तो रहा ही होगा, फ्रांस भी रहा होगा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण यूरोपीय नेशन रहे होंगे। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका। आगे आप क्या देख रहे हैं, लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचार का भी प्रतिपादन हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान रखना है ये सब एलिमेंट, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता, बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच प्रसिद्ध हो रहा था, लोकप्रिय हो रहा था। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेश की भौगोलिक दूरी और वहाँ के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः अलग अलग हो गए। मतलब डिफरेंसेस आना शुरू हो गया, भिन्नता आना शुरू हो गया। क्या चीज़ के आधार पर भिन्नता आने लगा, तो लोगों के बीच लोगों का जो मतांतर था, लोगों का जो मत था, विचार था, उसमें अंतर देखने को मिलना शुरू हो गया। अमेरिका के लोग कुछ और सोचने लगे, ज़्यादा खुले विचार के थे। इंग्लैंड के लोग जो थे थोड़े रूढ़िवादी थे। तो इस प्रकार से डिफरेंसेस शुरू होता है और यही डिफरेंस आगे चल करके अमेरिकी क्रांति को जन्म देता है। आगे हम लोग विस्तृत रूप से क्या देखेंगे कि क्या कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। तो पहला कारण बताता है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेशों में, उपनिवेश कौन हो गया, कॉलोनी हो गया जिस पर कोई देश कब्जा कर लेता है। तो अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। क्योंकि ये इंग्लैंड के लोग ही वहाँ जाकर के बसे थे, तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ये सबसे परिचित थे। अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह का प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। मतलब अमेरिका में जो चले गए वो लौट के इंग्लैंड नहीं आना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि अमेरिका में हम अपना सिस्टम डेवलप करेंगे, अपना देश होगा, अपने हिसाब का होगा और यहाँ पर शासन भी हमारे ही लोग करेंगे जो हमारे साथ आए हैं इस उपमहाद्वीप पर रहने। लेकिन इंग्लैंड को ऐसा मंजूर नहीं था। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब चूंकि उपनिवेश शुरू में तो ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से ही बना है, वहाँ लोग गया है, तो उपनिवेश के जो गवर्नर होते थे वो गवर्नर ही वहाँ पर शासन व्यवस्था देखते थे। और ये गवर्नर कौन हुआ करते थे, तो इंग्लैंड के राजा द्वारा चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। मतलब कुछ पावर देगा तभी तो कुछ कर पाएगा। और वे उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। मतलब गवर्नर बना के तो भेज दिए जाते थे लेकिन उतना ध्यान नहीं देता था वहाँ के लोगों का, जो ब्रिटेन से जाकर के या फ्रांस से जाकर के वहाँ पर बसा था। तो रिजल्ट में क्या होता है, संघर्ष की स्थिति बनती है और संघर्ष होता है। इसके कारण असंतोष उत्पन्न होता है। जो वहाँ अमेरिकी जाकर रहने लगे थे, जो ब्रिटिश वहाँ जाकर रहने लगे थे, बाद में अपने आप को अमेरिकी कहने लगे थे। दूसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण बताता है अमेरिकी क्रांति होने का भौगोलिक दूरी। अब दूरी क्या है, काफ़ी दूरी है। कह रहा है ये दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। कौन दोनों क्षेत्र, अमेरिका और ब्रिटेन, दोनों काफ़ी दूरी था। तो दूरी था, उस समय टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, कम्युनिकेशन अच्छा से नहीं हो पा रहा था, तो ये भी एक कारण था। तीसरा कारण, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। कह रहा है अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। तो ये हम शुरुआती दौर में ही देख लिए हैं। कह रहा है कि जहाँ, यह ध्यान देने वाला बात है कि एक ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे। आप गूगल पर सर्च करिए एंग्लिकन क्या है, या बुक में सर्च करिए, आगे हम डिटेल में बताएंगे कि जहाँ ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे। तो याद रखना है कि ब्रिटिशवासी क्या मानते थे, तो किस टाइप के क्रिश्चियन थे, तो एंग्लिकन मत के मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास रखते थे। मतलब चर्च के आधिपत्य, यहाँ पर पादरी का राज था। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबी के थे। मतलब एक एंग्लिकन है और दूसरा प्यूरिटन है। याद रखिएगा, अमेरिकन क्या है, प्यूरिटन है, थोड़ा खुला विचार का होता है और ये थोड़ा सा रूढ़िवादी होता है। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी।
उनमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे और सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। यही कारण था कि अमेरिका वासी अपने मातृदेश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते। मातृदेश यहाँ पर किसको संबोधित कर रहा है? ब्रिटेन को संबोधित कर रहा है कि अमेरिका खुला विचार वाला लोग था और वो नहीं चाहता था कि इंग्लैंड से उसका संबंध रहे, ख़त्म करें, हम अपना नया एक दौर शुरू करेंगे। तो ये भी एक कारण था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का। आगे हम लोग क्या देखते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह पीरियड आपसे पूछा जा सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। इसका कालखंड क्या था? तो 1756 से 1763 के बीच हुआ। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। मतलब इसलिए जुड़ा हुआ था ब्रिटेन से, क्योंकि यह अमेरिकी लोग देख रहा था कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपना रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए उसको किसी न किसी का शरण चाहिए। तो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये फ्रांस से। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ जैसे ही फ्रांस हार जाता है तो यह भय भी समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था, इंग्लैंड को हटाना था अपने रास्ते से। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए पोलार्ड, ये स्टेटमेंट याद रखना है, पोलार्ड क्या कहता है कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़का दिया है। ठीक है, तो ये चौथा कारण था। पांचवा कारण देख रहे हैं, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। मतलब ऐसा आर्थिक नीति, ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी जो डेवलपमेंट को प्रोत्साहित न करता हो। कह रहा है अब ये क्या है कि उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण एवं उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृदेश को है। मातृदेश मतलब ब्रिटेन को है, या जो जिस देश से निकल के वहाँ पर लोग गए हैं। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, माने ओपन वर्ल्ड का, ग्लोबलाइजेशन जैसा, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। मतलब यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। मतलब कि मोनोपोली टाइप का चीज़ नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग, अब देखिए मध्यम वर्ग यहाँ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रशियन रिवॉल्यूशन में भी इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा, और इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। आपत्तिजनक कर, अब कर की व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, इसमें इंग्लैंड जीता, फ्रांस हारा, लेकिन आर्थिक क्षति तो दोनों को हुआ। तो कह रहा है इस आर्थिक क्षति को पूर्ति करने के लिए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ? तो 1765 में हुआ। किसने किया? तो ग्रेनविले ने किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगना अनिवार्य था। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। आगे आप क्या देखेंगे? फिर लोग इसका बहिष्कार करने के लिए आतुर हो गए। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ताओं वस्तुओं पर कर लगाया। अब ये वस्तु क्या थे? तो बेसिक यूज के थे, कागज़, शीशा, चाय, रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। तो यहाँ पर सैमुअल एडम्स का नाम आपको याद रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो ये उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया, ये ईयर भी याद रहना चाहिए कि 1767 में लगा। किसने लगाया? तो ब्रिटेन ने लगाया। आगे आप क्या देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियाँ आदि संस्थाएं स्थापित की। तो इन दोनों संस्थाओं का नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कारण है जो हम लोग देखें। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं? सेवेंथ। तो अब हम लोग सेवेंथ कारण देखेंगे, जो सातवां कारण है, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। यहाँ से क्वेश्चन बना है ट्री 2 और ट्री 3 में। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्वतंत्रता की भावना को जगाने में लेखक एवं प्रचारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। 76 का चर्चा कर रहा है मैं। टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। तो पूछ सकता है कि कॉमन सेंस को प्रतिपादित करने का किसको श्रेय जाता है? तो टॉमस पेन को जाता है, कलम याद रखिएगा। और कब होता है? तो 76 में। कहा इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। और फिर टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। तो आप यहाँ पर दो नाम याद रखिएगा, एक जेफरसन और एक टॉमस पेन। टॉमस पेन ने ही कॉमन सेंस नाम की पत्रिका 1776 में प्रकाशित की। आगे यहाँ पर जॉर्ज तृतीय की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इस समय कौन राजा था इंग्लैंड का? तो जॉर्ज तृतीय था। एक निरंकुश नीति अपनाता था। तो इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। अलोकप्रिय में लोग नहीं पसंद कर रहे थे। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था तथा इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बढ़ने लगी थी। जॉर्ज
तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया। मतलब जॉर्ज तृतीय का जो आक्रामक और गैर जिम्मेदाराना रवैया था, निरंकुश रवैया था, ये भी एक कारण था। अब ये सारा तो कारण है। 1857 की क्रांति में हम लोग पढ़े थे कि तत्कालिक कारण क्या था 1857 का, तो जो गोली यूज किया था वो। और यहाँ पर क्या है, तो बोस्टन चाय पार्टी। अब यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया है T2 T3 में। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि ये तत्कालीन कारण था बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आपको से पूछेगा तो तत्कालीन कारण में आप इसी का चर्चा करेंगे। अब कह रहा है 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्राप्त हो गया, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, अब बोस्टन क्या है, तो बंदरगाह है वहाँ का, तो कुछ नागरिक आदिवासियों जैसे कपड़े पहनकर उस जहाज़ पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने चाय की सभी पोटियां समुद्र में फेंक दी। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। आगे आप क्या देखते हैं कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्वों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेश कहाँ पर, फिलाडेल्फिया शहर में एक सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। अब ये 13 जो उपनिवेश थे, उपनिवेश मतलब 13 देश का है, 13 पार्ट का है, जो अमेरिका का ही है, ये सारा लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। सम्मेलन मतलब मीटिंग करते हैं। कब करते हैं, तो 5 सितंबर 1774 को करते हैं। और इस मीटिंग में निर्णय क्या लिया जाता है, तो ब्रिटिश के कानून का विरोध करना है, उसके व्यापार का बहिष्कार करना है। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ, है ना। तो लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष होता है, कब होता है, 18 अप्रैल 1775 को होता है। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा अगेन मीटिंग होता है, यह 13 उपनिवेशों का। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा जारी किया जाता है। तो ये 3 डेट आप देख रहे हैं, पहला मीटिंग, दूसरा मीटिंग, किसका मीटिंग हुआ है, तो 13 उपनिवेशों का मीटिंग होता है। तो पहला कब होता है, 5 सितंबर 1774 को होता है, और दूसरा का कब होता है, 4 जुलाई 1776 को होता है। दोनों मीटिंग किस शहर में होता है, तो फिलाडेल्फिया में होता है, ठीक है। और एक लेक्सिंगटन का भी चर्चा है, जो 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच संघर्ष हुआ है, उसका चर्चा है। तो जब ये स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी होता है, तो क्या है, इसमें जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गई, तो जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1783 को पेरिस संधि के द्वारा यह समाप्त होता है, तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। और याद रखिएगा पहला लिखित संविधान यहीं से आया है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। मतलब ये संविधान निर्माण 1787 में शुरू होता है और 1789 में 1789 में लागू होता है। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है, चैप्टर आप समझ पा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप शुरू में ही देखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।